हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में। जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हमने 6th क्लास का एनसीईआरटी को स्टार्ट किया है, जिसमें भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली ज्योग्राफी। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको उसी वीडियो में बताया कि ये जो आपका स्टेट पीसीएससी के बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर यूपीएससी के बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप उतना ज़्यादा अच्छे से आपको याद नहीं हो पाएगा किसी भी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, मतलब यूनिवर्स में जो हमारा अर्थ है उसके बारे में हमें बताया गया है। फर्स्ट चैप्टर इसके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा होता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, जिनमें से कुछ टिमटिमाते हुए होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको जो भी अंडरलाइन करूँगा वो आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको देखिए। आप लगभग डेली मून को देखते हैं ये, लेकिन आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, या इसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है। अगला क्या है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। चूँकि इसमें ऐसा बताया गया है कि चांद या फिर और होते हैं, वो सब डे में भी होते हैं, लेकिन सूर्य के तेज प्रकाश के कारण ये दिन में दिख नहीं पाते हैं। ठीक है। और ये अगला देखो पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ये डेफिनेशन आप याद रखें, खगोलीय पिंड क्या होता है। अगला देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब जितने भी अपने खगोलीय पिंड हैं वो सब क्या हैं? तारा हैं। और सूर्य भी एक तारा है। इसका मतलब सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत
तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं। दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे होते हैं। क्योंकि देखो, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो उसकी जो लंबाई या फिर आकृति है छोटी होती जाती है, ये इसमें बताया गया है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक दूरी पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। यह नक्षत्र मंडल कहलाता है। ये देखो, ज़रूरी है। रात्रि में आसमान में देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति को क्या करते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल देखिए। नक्षत्र मंडल के दो एग्जाम्पल हैं, अर्शा मेजर और बिग बियर। जो आपने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा, हाँ इसमें आगे दिया हुआ है, आपने सप्तऋषि के बारे में सुना होगा। ये भी एक नक्षत्र मंडल ही है यार, सप्तऋषि। और ये जो सप्तऋषि है, जैसा कि मैंने आपको दो यहाँ पे नक्षत्र मंडल बताए, अर्शा मेजर और बिग बियर, तो ये अर्शा मेजर का पार्ट है। सप्तऋषि जो अपना नक्षत्र मंडल है, ये अर्शा मेजर का पार्ट है। परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आगे देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। जैसे रात में क्या होता था, अपने जो प्राचीन लोग होते थे उनके पास कंपास तो होता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, एक बार हमें कि नॉर्थ का पता पड़ जाए, मतलब उत्तर दिशा कहाँ पर है, तो उसके बाद उसका विपरीत हो जाएगा अपना दक्षिण, उसके बाईं और दाईं ओर का पता पड़ जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा पूर्व। तो क्या होता था, जो अपना ध्रुव तारा था, आपने नाम सुना होगा ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। अगर एक बार आपने उत्तर दिशा को जान लिया तो आप पूरी लोकेशन अच्छे से जान सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी क्या था? ध्रुव तारा। ठीक है, ये देखिए इसमें आगे दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं यार, ध्रुव तारा वाला। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये स्टेबल होता है हमेशा ध्रुव तारा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतों द्वारा तारों को आपस में मिलाते हैं तो एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ये देखिए यहाँ पे सप्तऋषि में मैं आपको बताता हूँ 7 तारे कहाँ हैं इस डायग्राम में। देखिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। तो इसमें बताया क्या गया है स्पेशली कि अगर आप इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे देखें तो ये तारा जो आपको दिखेगा, ये आपको ध्रुव तारा दिखेगा, ये इसमें बताया गया है। अब देखिए जहाँ पर ध्रुव है तारा, उस साइड अपना नॉर्थ हो गया, और उसके विपरीत साउथ हो गया यानी दक्षिण। इस साइड पे बाएं और दाएं ओर का डिसाइड कर लेंगे, इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूर्व। तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन को जान लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ में आई। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्मा नहीं होती। जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये अपना अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के क्या है, चारों ओर अपना चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है अपना मून। तो अपन छोटा सा मून बनाते हैं, देखो मून चक्कर लगा रहा है। अब अपन को क्या होता है, बहुत बार मून अपन को थोड़ा सा
शाइनिंग नेचर में दिखाई देता है, लेकिन वो प्रकाश इसका नहीं होता है मून का, वो होता है सूरज का प्रकाश। ये रहा सूरज, अगर अपन यहाँ से देखते हैं तो उसकी किरणें कुछ इस तरह पड़ती है यहाँ पे, और ये अपन को चमकता हुआ दिखता है, ये वाला पार्ट, ये मून अपन को चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रह यानी प्लैनेट। ये ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ये देखिए आगे दिया हुआ है। अगला करते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, जैसा कि मैंने अभी मून के बारे में आपको बताया है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, वो भी एक प्लैनेट है यार। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, और पृथ्वी को अपना अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर ये हमें शाइन करती हुई दिखती है। अगर मान लो हम लोग यहाँ कहीं मून पे जाते हैं और हम अपने अर्थ को देखेंगे तो यहाँ का प्रकाश यहाँ पे ही पड़ेगा, तो हमें ये क्या चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा यहाँ से, मून से। तो ये भी अपना एक प्लैनेट है, पृथ्वी भी अपनी एक प्लैनेट है। ये जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, ये होता है प्लैनेट। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा अपना फ़ोन को टेढ़ा करके, तो आप इसमें पाएंगे, अगर देखिए इसको मैं ही थोड़ा एक बार ट्राई करता हूँ थोड़ा सा घुमाने की। तो अभी आपने देखा होगा कि आपन ने इसको घुमा लिया है थोड़ा। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सपोज़ ये देखिए, थोड़ा अपन कलर चेंज करते हैं। ये अपना सन है। सन के सबसे जो नज़दीकी ग्रह है वो क्या है? बुध यानी मरकरी। मरकरी सन के सबसे पास पड़ता है। थोड़ा उससे दूर जाते हैं तो क्या है? वीनस। थोड़ा और दूर जाते हैं तो अपनी आती है प्यारी अर्थ, जो देखिए ब्लू कलर की दिखती है। अर्थ अपनी ब्लू कलर की है। थोड़ा और दूर जाते हैं तो मार्स। और यहाँ पे आते हैं शुद्र ग्रह। शुद्र ग्रह की पट्टी मतलब यहाँ पे क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह हैं, लाखों ग्रह हैं यहाँ पे छोटे छोटे। इसलिए हम लोग कभी क्या है कि मार्स से आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं, जाना इजी नहीं है। तो जो अपना 5th नंबर का ग्रह आता है वो है बृहस्पति यानी जुपिटर। जो 6th आता है वो है शनि। और 7th आता है यूरेनस। 8th आता है अपना नेपच्यून। अभी तो 8 प्लैनेट हैं। पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था, 9 प्लैनेट हुआ करते थे पहले, लेकिन उसे हटा दिया है। उसका नाम शायद से प्लूटो नाम था, अब उसे हटा दिया गया है। तो अभी पूरे 8 प्लैनेट हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा देखते हैं यार, क्या क्या गिवन है। देखिए, बुध ग्रह यानी मरकरी ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। मरकरी ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है मरकरी में? ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। जो बुध ग्रह होता है वो जो इसका चक्कर लगाने का वो 88 डेज है, 88 दिन में पूरा करता है। और ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है, लेकिन अपन को 88 दिन याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? जो अपना शुक्र है, शुक्र ग्रह यानी वीनस, वो लगाता है 255 दिन में।
और जो अपनी अर्थ है वो आपको पता है 1 साल में सूर्य का चक्कर लगाती है, और अगर वो अपनी अक्ष पे घूमे तो उसमें लगता है 1 दिन, यानी 24 घंटे। ठीक है, और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट सा कुछ है नहीं। आप ये याद रख सकते हैं कि अर्थ के सबसे पास का ग्रह कौन सा है ना। इसकी एक याद करने की ट्रिक भी है, वो ट्रिक आपको आगे मैं बताता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट, ये इसकी एक ट्रिक है। फर्स्ट नंबर पे मार्स यानी बुध ग्रह, सेकंड पे है वीनस, थर्ड पे है अर्थ, फोर्थ है मार्स, फिफ्थ है जुपिटर, सिक्स्थ है सैटर्न, सेवन्थ है यूरेनस और एट्थ है नेपच्यून। ये देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, जो आप अपने याद करने के हिसाब से याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है यार, एक होता है ग्रह, और अगर उसके आसपास कोई उसके चक्कर लगाए छोटे छोटे कोई भी, तो उसे बोलते हैं उपग्रह। जैसे अपने आसपास कौन चक्कर लगाता है, मून यानी चंद्रमा, मतलब हमारे पास एक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इसका मीन असल में ये है। अगला क्या है, सौरमंडल के बारे में बताते हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुख्य सूरज होता है। अब देखिए सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये सबसे बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य अपनी, ये देखिए पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर है यार, देखो पृथ्वी से है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए ग्रह क्या होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मार्स हो गया, सॉरी अपना बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि और यूरेनस हो गया। मतलब अपने ग्रह कौन कौन से हैं, फर्स्ट है मर्क्यूरी, माई, V4 हो गया वीनस, E4 हो गया अर्थ, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये आप तरीका याद रख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके अर्थ के आसपास के प्लैनेट कौन कौन से हैं, अर्थ के आसपास के प्लैनेट। तो ये अपना अर्थ हो गया यार, और इधर अपना हो गया मार्स यानी मंगल, इधर हो गया वीनस यानी शुक्र। तो ये 2 इसके आंसर हैं। बहुत बार ऐसे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में।
तो एक बार अपन अपना कलर चेंज कर लेते हैं और चलते हैं आगे। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है। बुध, ये देखिए इसका गोले मन करेंगे, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये आप याद रखिए, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है बुध, जो मैंने आपको ऊपर बताया। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, यानी सिस्टर ऑफ अर्थ है वीनस। ये कौन है जुड़वा ग्रह पृथ्वी का? ये सब लाइन वाइज लाइन एक यार क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसका आकार आकृति वो दिखने में भी लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पहले स्टार्टिंग में 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अपना जो प्लूटो था उसे 2006 में ग्रह से हटा दिया गया और इसे क्या है, बोना ग्रह बोला गया, यानी डॉर्फ प्लैनेट बोला गया इसे बाद में। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड ये तथा ये रहा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ और कोई आपको बताएगा नहीं रीज़न। चलते हैं अपन अपने ऊपर। एक जो ग्रह होता है, ग्रह सबसे पहले सूर्य के चक्कर लगाना चाहिए और सूर्य के चक्कर एक दीर्घ वृत्ताकार में लगाना चाहिए और उसकी एक निश्चित होनी चाहिए अपनी कक्षा, ये निश्चित कक्षा है उसकी, सिर्फ वो इसी में चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन क्या था, जो अपना प्लूटो था वो इस तरह चक्कर लगाता था। रुको मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके। जो प्लूटो था उसका चक्कर लगाने का मेथड ये था, जैसे यहाँ पे सन है तो वो इस तरह चक्कर लगाता था प्लूटो, इस तरह चक्कर लगाता था, मतलब उसका एक निश्चित कक्ष नहीं था चक्कर लगाने का, इसलिए उसे इससे हटा दिया गया। तो ये इसके हटाने का प्रमुख रीज़न था। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में आते हैं। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है, जैसे जो अपनी अर्थ है वो थोड़ी सी इस तरह है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट क्या चपटा है अपनी अर्थ का, यहाँ पे जहाँ पे अपने पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इन्हें ध्रुव बोला गया। यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार का। ठीक है। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है। ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन अभी आपको पता है यार, अपने कोरोना वायरस की वजह से इसकी भी शॉर्टेज हो गई है। जो कि पहले बोलते थे कि सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें ऑक्सीजन जो फ्री में मिलती है, लेकिन अभी वो भी फ्री में नहीं हुए। और यही बात पहले पानी के लिए बोला जाता है कि यार कम से कम ऐसा है कि पानी तो फ्री है, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में वो भी फ्री नहीं रहा। और अभी आप देखिए ऑक्सीजन की मार तो आप समझ ही रहे हैं यार। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर अपनी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढके हुए हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं भाई साहब? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं अर्थ को। रीजन समझ में आ गया ना क्यों बोलते हैं? देखो, अब आते हैं अपने चंद्रमा पर।
जैसा कि मैंने आपको उपग्रह के बारे में बताया था कि उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, वो उपग्रह होते हैं। तो जो अपना की प्राकृतिक उपग्रह है वो तो ओनली एक ही है, मून। लेकिन और भी जैसे रॉकेट वगैरह या सैटेलाइट आसपास चक्कर लगाते हैं, वो भी उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारा जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है मून। हमारे पास एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल ये देखिए एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास कितना है? अपनी पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये अर्थ है, ये इसका व्यास है। तो अर्थ का इसका तो मून का इसका कितना है? 1/4 है, मतलब ये 1/4 व्यास हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीकी है। देखो बहुत पास है हमारी पृथ्वी से, सिर्फ 3.5 लाख के आसपास किलोमीटर है। अब आप अपनी पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपना मून है, सन है, सन से अपना अर्थ, ये अपनी अर्थ है, अर्थ की दूरी कितनी बताई मैंने? बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जबकि मून से अर्थ की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। तो देखिए कितना दूर ये है। ठीक है, चलते हैं नीचे। अभी देखिए, चंद्रमा अपनी पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप अपनी पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन हम छाया को देख सकते हैं। ठीक है, अब शुद्ध ग्रह क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह मैंने क्या बताया था यार, जैसे अभी ऊपर डायग्राम में बताऊंगा। जो ये अपना क्या है? सूर्य देवता है, सन। ये है अपना मर्क्यूरी, समवेयर वीनस, अर्थ और ये मार्स के बाद यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और उसके बाद आता है जुपिटर। जैसा कि मैंने आपको परी बताया था, तो इन ग्रह के बारे की हम इन ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तारों, ग्रहों, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया यार, ये देखिए जुपिटर और ये मार्स, इन दोनों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा है, लाखों की संख्या में है, असंख्या में है ये। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक है, अभी देखिए उल्का पिंड पे आते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी
इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब ये अर्थ पे गिर सकते हैं, इतने ये नज़दीक आ जाते हैं बहुत बार। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना अपनी अर्थ पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि देखो वहाँ पे कि तारा टूट के गिर गया है, तो वो तारा टूट के नहीं गिरता है, वो क्या उल्कापिंड टूट के जल जाता है। समझिए बात, समझ गए ना। देखो तो चलते हैं आगे। या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता देखा है? इसे आकाशगंगा कहते हैं। ये लाखों तारों का समूह है यार। और हमारी जो अर्थ है, हमारा सोलर सिस्टम जो है, मतलब मून प्लस इतने सारे प्लानेट, वो कौन सी आकाशगंगा में है? ऐसी हजारों आकाशगंगा में है। हम आते हैं मिल्की वे में, यानी दूधी आकाशगंगा हमारी है हिंदी में। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। मतलब आकाश में ऐसा लगता है कि बहती हुई गंगा है, इसलिए हमें इसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अब क्यों कठिन है मैं बताता हूं मैं आपको यार। देखो ध्यान से, अब ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ के बाद यहाँ पे बहुत सारे प्लानेट हैं, जैसे अपने 8 तो है इसी प्लानेट, और भी क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, और यहाँ अपना सन है। सन ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये अपना सौर मंडल हो गया, एक सोलर सिस्टम हो गया। अब ऐसा सौर मंडल बहुत हजारों लाखों की तादाद में है ऐसे सौर मंडल। तो ऐसे सौर मंडल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? आकाशगंगा बनाते हैं। आकाशगंगा अब लगभग हजारों लाखों आकाशगंगा मिलके बनाते हैं ब्रह्मांड। तो आप सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये देखिए, बाकी मैंने आपको बता दिया अभी यार, जो पढ़ाया था अभी। ये देखिए सारा पृथ्वी, ये हम हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे आज ही आए, पहली बार इसे देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार बेल आइकन को हिट कर दें, कि ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त। चलिए, जय हिंद।